हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर ज्योति जैन और स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिसका नाम है मॉडर्न मेडिसिन क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति जैन। बच्चों, आप लोग बीएमएस स्टूडेंट्स यदि हैं या होम्योपैथिक या यूनानी वाले, तो आप सबके लिए मेडिसिन की ये क्लास बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। मेडिसिन यूजुअली हम फाइनल ईयर में पढ़ते हैं, लेकिन कोई बच्चे पहले भी पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग पढ़ लेते हैं। तो इसमें हम अलग अलग डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को यदि ये चैनल पसंद आया तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं इसको फिर टेक्निकली और अपग्रेड कर लूँ, ताकि आप लोगों को नोट्स भी मिल सकें। ठीक, तो आज अपन शुरू करते हैं जिस डिज़ीज़ के बारे में, तो वो डिज़ीज़ है पेप्टिक अल्सर। हम शुरुआत करेंगे पेप्टिक अल्सर, डाइजेस्टिव सिस्टम की डिज़ीज़ है ये। इसकी डेफिनेशन से अपन शुरू करेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश मिक्स बताऊंगी, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें और इंग्लिश मीडियम वाले भी। तो पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन से अपन बात शुरू करते हैं। पेप्टिक अल्सर जो जीआईटी के एसिड बियरिंग एरियाज़ में जो म्यूकोसल अल्सरेशन होता है, उसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे 2-3 बातें समझ लेने जैसी हैं। जीआईटी हम जानते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के में म्यूकोसल अल्सरेशन अपन कहते हैं व्रण बनना, घाव बनना या छिलना या छाले बनना। तो ये कह रहे हैं जीआईटी के एसिड बेयरिंग एरियाज। एक वर्ड यह लगाया, एसिड बियरिंग एरियाज। एसिड अपने को पता है, HCl की बात है यहाँ पे, डाइजेशन में वही काम आता है। तो वो जीआईटी के वो एरियाज जहाँ पे एसिड काम करता है, मतलब जो एरियाज एसिड से एक्सपोज होते हैं, उनमें बनने वाले छालों को हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो वो एसिड बियरिंग एरियाज मेनली दो हैं, एक है स्टमक और दूसरा है ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो इस तरह से जो पेप्टिक अल्सर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो स्टमक में होते हैं उनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर, और जो दूसरे जो ड्यूडेनम में होते हैं उनको अपन कहते हैं ड्यूडेनल अल्सर। तो ये है पेप्टिक अल्सर की डेफिनेशन। फिर अब हम आते हैं इसकी ईटियोलॉजी पे। ईटियोलॉजी, ये वर्ड एक नया आया। ईटियोलॉजी मीन्स वाई ऑफ द डिजीज़। कॉजल फैक्टर्स जो भी होते हैं डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको हम जिस ग्रुप में इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसको हम कहते हैं ईटियोलॉजी, जिसको हम कहेंगे कारणों का समूह। कारणों के समूह को हम कहते हैं ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में अपन जैसे किसी भी डिजीज, जैसे मान लो मलेरिया अपने को पता है कि मच्छर के काटने से होता है, लेकिन वो मच्छर जिसमें प्लाज्मोडिया होना चाहिए, और प्लाज्मोडिया किस में होता है? फीमेल एनाफिलीज में। तो फीमेल एनाफिलीज, मच्छर और प्लाज्मोडियम, ये सब ये ह्यूमन बाइट करते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ईटियोलॉजी ना। तो अब अपन देखते हैं पेप्टिक अल्सर की ईटियोलॉजी। पेप्टिक अल्सर की ईटियोलॉजी में क्या है कि इस पे कई फैक्टर्स हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की बात अपन करें तो ये देखने मिल रहा है कि जो पेप्टिक अल्सर्स होते हैं, ये इनकी एक टेंडेंसी होती है कि ये फैमिलीज़ में रन करते हैं। तो जो चीज़ फैमिली में रन करती है, तो इसका मतलब होगा कि उसका जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट होगा। तो पेप्टिक अल्सर के साथ भी ये होता है। इसमें दो स्पेशल फीचर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि इसका कोई जेनेटिक रोल है। पहला फैक्टर है लार्जर पेराइटल सेल मास। अपन ने फिजियोलॉजी में पढ़े हैं कि जो जीआईटी होता है, स्टमक होता है, वहाँ की जो पेराइटल सेल्स होती हैं वो HCl का सिक्रेशन करती हैं। तो पेराइटल सेल मास जो होगा, जिन फैमिलीज़ में ये रन करता है, उनमें देखा गया है कि उनमें जो पेराइटल सेल मास है वो नॉर्मल पर्सन से लार्जर होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा पेराइटल सेल मास होगा तो HCl का सिक्रीशन ज़्यादा होगा। तो ये पहला फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ है जो सपोर्ट करता है कि ये फैमिली हिस्ट्री में मिलता है। दूसरा फैक्टर है ब्लड ग्रुप O। जिनका ब्लड ग्रुप O होता है वो पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं।
ठीक। तो ये पहला फैक्टर हुआ जेनेटिक फैक्टर। दूसरा स्मोकिंग। पेप्टिक अल्सर का यदि अपन इंसिडेंस देखें तो ये स्मोकर्स में हाइयर है, और जो नॉन स्मोकर्स है, जो सिगरेट नहीं पीते, उनमें थोड़ा कम होता है ये। तो स्मोकिंग भी एक फैक्टर हुआ, इटियोलॉजिक फैक्टर हुआ। तीसरी बात पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी में इनने दो बात कहे हैं कि एंग्जाइटी प्रॉन पर्सनैलिटीज़, और वो जो रिस्पॉन्सिबल जॉब्स में होते हैं उनमें पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एंग्जाइटी प्रॉन पर्सनैलिटी, पहले अपन इसको समझ लें। एंग्जाइटी समझते हैं ना, उत्तेजित, कई लोगों का स्वभाव होता है जरा सी बात पे उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ होते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, एग्रेसिव नेचर के होते हैं, लड़ने तैयार हो जाते हैं, या उनको बहुत जल्दबाजी रहती है, टाइम की बड़ी अर्जेंसी रहती है। तो ऐसे लोगों को अपन कहते हैं एंग्जाइटी प्रॉन पर्सनैलिटी। तो जिनकी एंग्जाइटी प्रॉन पर्सनैलिटी होती है, ऐसे लोग पेप्टिक अल्सर के लिए बहुत ससेप्टेबल होते हैं। ससेप्टेबल यानी संवेदनशील, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दूसरा फैक्टर एक ने बोले हैं दोज विद रिस्पॉन्सिबल जॉब्स। जो लोग रिस्पॉन्सिबल जॉब्स में होते हैं, जैसे लीडर्स, जैसे पुलिसमैन, जैसे डॉक्टर्स, तो इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी होने का इनको स्ट्रेस रहता है, तो ऐसे लोगों को भी अल्सर होने की संभावना ज़्यादा होती है। फिर इन जो पेप्टिक अल्सर है, इनका रिलेशन दूसरी डिजीज़ और दूसरे फैक्टर से भी रहता है, जैसे कि रूमेटाइड डिजीज़, पॉलीसाइथीमिया, एम्फाइसीमा, कॉर्पलमोनेल, हाइपरपैराथायराइडिज्म, कुशिंग सिंड्रोम, ऐसे वाले जो डिजीज़ेस होती हैं, अक्सर देखा गया है कि जिसको ये डिजीज़ है उसको पेप्टिक अल्सर भी है। तो पेप्टिक अल्सर का रिलेशन दूसरी डिजीज़ से भी है। इसी तरह से एक पेप्टिक अल्सर होता है ड्रग इंड्यूस्ड। कुछ ड्रग्स होती हैं जो स्टमक में या ड्यूडेनम में अल्सरेशन कॉज करती हैं, जैसे कि हाई डोज स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जो होते हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, अपने को मालूम है लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं स्टेरॉइड्स, यदि हाई डोजेस में लें या ज़्यादा समय तक लें तो ये पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकती है। इसी तरह से एस्प्रिन, या फिर ज़्यादातर जो वो होती हैं पेन किलर्स, ये भी अल्सर कॉज करती हैं, तो इनको अपन कहेंगे ड्रग इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। ठीक। इसी तरह से एक चीज़ और होती है स्ट्रेस अल्सर। जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स हैं, क्रिटिकली इल पेशेंट्स मतलब जो सीरियस हैं, जो आईसीयू में एडमिट हैं, या जो बहुत समय से बिस्तर पे हैं, जैसे कि हेड इंजरी वाले पेशेंट, या मल्टीपल ट्रॉमा, है ना, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कई हड्डियां टूट गई हैं, काफ़ी लंबे समय से बिस्तर पे हैं, या सिवियर बर्न केस हो, या ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया हो, ऐसे केसेस मतलब जिसमें भी पेशेंट लंबे समय तक बेड रिडन है, उसमें क्या होता है बॉडी स्ट्रेस में आती है, और ऐसे लोगों में पेप्टिक अल्सर होने के बहुत चांस रहते हैं, उनको अपन चांसेस रहते हैं, उनको अपन कहते हैं स्ट्रेस अल्सर्स। ठीक। तो ये अगला मतलब ये फैक्टर इटियोलॉजिकल फैक्टर हुआ स्ट्रेस। फिर आखिरी है लोकेशन। लोकेशन की क्या बात कर रहे हैं ये, कि जो पेप्टिक अल्सर है वो उन जगहों पे होते हैं जो एसिड से डायरेक्टली और बहुत समय तक एक्सपोज होते हैं, जैसे कि जो ईसोफेगस है उसका लोअर पोर्शन, वहाँ पे भी कई बार एसिड चला जाता है, तो अपन देखेंगे पेप्टिक अल्सर का वो एक बहुत कॉमन साइट है। फिर स्टमक में यदि अपन देखें तो जो लेसर कर्वेचर है और ग्रेटर कर्वेचर दो होते हैं, तो जो लेसर कर्वेचर है वो एसिड के कांटेक्ट में होता है लगातार, तो लेसर कर्वेचर में पेप्टिक अल्सर ज़्यादा होते हैं। इसी तरह ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है वही बस एसिड से एक्सपोज होता है, तो ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे भी पेप्टिक अल्सर ज़्यादा होते हैं। तो ये थे इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब अपन आएंगे पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस, हाउ ऑफ द डिजीज़, कोई बीमारी कैसे हुई, पूरी मैकेनिज्म जिसके द्वारा कोई डिजीज़ प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं पैथोजेनेसिस, हाउ ऑफ द डिजीज़। ठीक। तो पेप्टिक अल्सर कह दिए अपन पैथोजेनेसिस देखेंगे तो उसमें अपने को तीन चीज़ें, तीन फैक्टर्स देखने मिलते हैं। सबसे पहली थ्योरी को अपन बोलते हैं एसिड पेप्सिन थ्योरी।
दूसरी एक थ्योरी होती है, उसमें म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म जिसको कहते हैं, और तीसरी थ्योरी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ एच पाइलोरी। तो ये 3 फैक्टर्स अपने को इसके पैथोजेनेसिस में देखने मिलते हैं। तो सबसे पहली है एसिड पेप्सिन थ्योरी और दूसरी म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म। तो इनको समझने के पहले अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फिजियोलॉजी। HCl सीक्रेशन की अपन ये बोल रहे हैं, एसिड पेप्सिन थ्योरी मतलब HCl के ज़्यादा सीक्रेशन होने की वजह से अल्सर हो रहे हैं। तो अपन पहले ये देख लें कि इसको मतलब HCl सीक्रेशन की नॉर्मल मैकेनिज्म क्या है, तो उससे क्या होगा कि जो एबनॉर्मल है वो समझने में अपने को आसानी होगी। ठीक, तो सबसे पहले अपन देखते हैं HCl सीक्रेशन। HCl सीक्रेशन के लिए क्या होता है कि जो पैराइटल सेल्स होती हैं, स्टमक में जो पैराइटल सेल्स हैं ये HCl का सिक्रेशन करती हैं। कैसे करती हैं, मैं थोड़ा सा सिंपल वे में थोड़ा सा बता देती हूँ। जो पैराइटल सेल्स होती हैं इनमें कैनालिकुली पाई जाती है। कैनालिकुली यानी नलियाँ, नालियाँ जिसको अपन कह सकते हैं ना, नाली जैसा स्ट्रक्चर, जैसे अपने घर में नाली होती है वैसे उसमें कैनालिकुली होती है। तो जो पैराइटल सेल्स होती हैं इनमें लगातार हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन होता रहता है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन है ये पैराइटल सेल्स में एक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता है। इसको जैसे ये बनता है इसको तुरंत कैनालिकुली में पंप आउट कर दिया जाता है। ऐसा करने की एक खास वजह है कि यदि जो हाइड्रोजन आयन पैराइटल सेल्स में इकट्ठा हो गया तो क्या होगा, जो पैराइटल सेल्स का जो साइटोसॉल है, साइटोसॉल समझते हैं ना अपन, साइटोप्लाज्म, उसमें ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, पीएच फॉल होगा। ठीक, पीएच एसिडिक हो जाएगा। पीएच फॉल होगा तो क्या होगा, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वो सीज हो जाएंगी, क्योंकि जो एंजाइम्स होते हैं वो एक खास पीएच में काम करते हैं। ठीक, यदि पीएच बहुत डाउन हो गया तो वो काम करना बंद कर देते हैं। वो काम करना बंद कर देंगे तो क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन को जैसे ही ये बने इनको तुरंत कैनालिकुली में भेज दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो पैराइटल सेल्स हैं उनके साइटोप्लाज्म का पीएच जो है 7 से 7.2 में मेंटेन रहता है। ठीक, अब क्या है कि इसको हाइड्रोजन आयन को कैनालिकुली में भेजने के लिए एक पंप की ज़रूरत होती है। तो वो एक पंप है प्रोटॉन पंप। एक्चुअली एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हाइड्रोजन पोटेशियम एटिपेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, इसी एंजाइम को अपन कहते हैं प्रोटॉन पंप। जैसे ही हाइड्रोजन आयन बना ये इसको सेल से कैनालिकुली में भेज देता है, तो इसको अपन कहते हैं प्रोटॉन पंप। अभी आगे चल के जब अपन इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे तो एक ड्रग आएगी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक, तो जो प्रोटॉन पंप है वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल देता है। ठीक, अब इस पैराइटल सेल्स में मतलब जो ये HCl सीक्रेशन, HCl का निर्माण कैसे हो रहा है, इसके जो स्टेप्स हैं वो बहुत क्लियर नहीं है अभी तक, लेकिन जो प्रोबेबल थ्योरीज हैं वो बस बताई गई हैं किताबों में, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए क्या होता है कि जो पैराइटल सेल है यहाँ पे H2 होता है, वाटर क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा H+ और OH- में। ठीक, हाइड्रोजन आयन और OH में। ठीक, जो ये हाइड्रोजन बने हैं H आयन, इनको क्या है तुरंत कैनालिकुली में भेज दिया जाएगा, OH यहीं पे बच जाएगा। फिर क्या होगा कि जो पैराइटल सेल्स है यहाँ पे H2O के और मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 भी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो H2O और CO2 एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से H2O और जो CO2 है ये आपस में मिलेंगे और ये क्या बनाएंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये क्या होता है आगे चल के डिसएसोसिएट हो जाता है H+ आयन प्लस SCO3 आयन में। ठीक, ये जो H आयन बना ये क्या करेगा, जो फर्स्ट स्टेप में OH बना था उससे कंबाइन हो जाएगा, फिर से बना लेगा H2O। ठीक, अब ये जो H आयन बना और दूसरा बाइकार्बोनेट आयन बना। ठीक,
जो बाइकार्बोनेट है इसको अब पैराइटल सेल्स भेज देगी कैपिलरी ब्लड में। कैपिलरीज में जो ब्लड है वहाँ पे इसको पहुँचा दिया जाएगा। तो जो कैपिलरी ब्लड है इसमें होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये डिसोसिएट होता रहता है। जब ये डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है सोडियम और क्लोराइड। ठीक, अब क्या हुआ कि जो SCO3 बाइकार्बोनेट आयन था ये ब्लड में आ गया। ब्लड में जो सोडियम है उससे ये कंबाइन हो जाएगा और ये बना लेगा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगा। और जो क्लोराइड आयन बना है ये ब्लड से निकल के कहाँ चला जाएगा, कैनालिकुली में चला जाएगा। कैनालिकुली में अपन ने देखे थे कि हाइड्रोजन आयन पहले से पहुँच चुका है, अब क्लोराइड आयन भी पहुँच गया। ठीक, तो अब ये दोनों मिलके बना लेते हैं HCl। ठीक, ये HCl जो होता है जो गैस्ट्रिक ल्यूमन होती है उसमें पहुंचा दिया जाता है। स्टमक का जो बीच का खाली भाग होता है उसको अपन कहते हैं गैस्ट्रिक ल्यूमन। तो गैस्ट्रिक ल्यूमन में पहुंच गया HCl। ठीक, ये मैकेनिज्म क्लियर हो गई कि HCl का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, तो अब अपन क्या करेंगे कि अब अपने पास जो स्टमक है उसके ल्यूमन में HCl पहुंच गया है। ठीक, यहाँ पे पेप्सिन भी पहुंच जाता है, इसको अपन कहते हैं एसिड पेप्सिन मिक्सचर। अब क्या होगा, जो अपन खाना खाएंगे वो खाना, उस खाने में जो प्रोटीन होगा उस पे ये एसिड पेप्सिन मिक्सचर काम करेगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि ये जो एसिड पेप्सिन मिक्सचर यदि फूड के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है तो फिर ये जो अपनी स्टमक की वॉल है वहाँ पे जो सेल्स हैं वो भी तो प्रोटीन की बनी हुई है, तो इनको डाइजेस्ट क्यों नहीं करता? मतलब कौन सा फैक्टर ऐसा है जो ऑटो डाइजेशन से अपनी बॉडी को बचाता है? ठीक, तो इस ऑटो डाइजेशन से बचाने के लिए एक साइटोप्रोटेक्टिव एक्शन होता है जिसको अपन कहते हैं म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म। यदि ये यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आया हो और तुम लोग को ये पसंद आया हो टॉपिक, तो क्या करना है कि एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, फिर कमेंट करके बताना है कि समझ में आया कि नहीं आया, या अपने सजेशंस देना है कि मैं और क्या इम्प्रूव करूं। टेक्निकली तो मैं इम्प्रूव करूंगी ही, ताकि आप लोग को नोट्स भी आगे से मिल सकें। और यहाँ तक समझ में आया है तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको म्यूकोसल डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताऊंगी और पेप्टिक अल्सर का पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगी। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? ये तो खैर डेमो वीडियो है, इसमें बहुत डिटेल में इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, और बस एक इंट्रोडक्शन है ये कहना चाहिए। ठीक, तो आप लोग प्लीज़ अपने सजेशंस दें कमेंट बॉक्स में जाके, और पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं BMS स्टूडेंट्स के लिए या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स या यूनानी स्टूडेंट्स के लिए आगे भी वीडियो बना सकूं। मेरा प्लान तो ये है कि आगे मैं फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, मेडिसिन का तो खैर है ही है, गायनी, ऑब्स, पीडियाट्रिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाकर डालती जाऊँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहना और इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी क्लासेस आगे बढ़ सके। तो अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।